रिकॉर्डिंग ऑन कर दिया मैंने आप लोगों के लिए जो एब्सेंट हैं। क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में कह रहे हैं कार इज मूविंग विद स्पीड 36 किलोमीटर पर आवर। कार जा रही है, उसकी स्पीड है 36 किलोमीटर पर आवर, यानी u हो जाएगा 36 इंटू 5/18 10 मीटर पर सेकेंड। ये तो आपको पता ही होगा बेटा, 5/18 से मल्टीप्लाई कर देते हैं मीटर पर सेकेंड बनाने के लिए। ऑन एन अपवर्ड इंक्लाइंड रोड एट 30 डिग्री इंजन इज स्विच्ड ऑफ। ये कार इंक्लाइंड रोड पर पहुंचती है जिसका एंगल है 30 डिग्री, और यहां इसकी इनिशियल स्पीड है u इज इक्वल टू 10 मीटर पर सेकेंड। यदि कॉफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन 0.1 है, बेटा जो समझ में ना आए तो दोबारा पूछ सकते हैं। कॉफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन 0.1 है तो बताइए कितनी डिस्टेंस चल के कार रुक जाएगी। भाई मैंने देखा यार, u हमें मालूम है, v नोन है, a निकाल लूं कैसे भी तो डिस्टेंस आ जाएगी। u उन्होंने दे रखा है 10 मीटर पर सेकेंड, v दे रखा है 0, u दे रखा है 10 मीटर पर सेकेंड, v दे रखा है 0। अब बस एक ही कमी है, a आते के साथ ही s आ जाएगा। अब a कैसे निकालूं, मुझे बताओ। जब ये कार ऊपर जा रही होगी, कौन सा फोर्स नीचे की तरफ खींच रहा होगा? तो जवाब है कार ऊपर जाएगी, एक तो mg sin थीटा नीचे खींचेगा, कंपोनेंट्स आपको मालूम है तो, और साथ ही साथ फ्रिक्शन इसे नीचे खींचेगा, फ्रिक्शन मोशन के अपोजिट होता है। तो क्या क्या नीचे खींच रहा है? एक तो mg sin थीटा, और दूसरा फ्रिक्शन का मतलब म्यू mg cos थीटा। भाई मैं कितनी बार बता चुका हूं, हॉरिजॉन्टल रोड पर है तो फ्रिक्शन है म्यू mg, और इंक्लाइन रोड पर है तो फ्रिक्शन क्या है बेटा? म्यू mg cos थीटा। फिर से हॉरिजॉन्टल पर है तो, और इंक्लाइन पर है तो, और बाकी कोई और केस है तो म्यू आर तो है ये फॉर्मूला। तो मेरे बेटा रोकने वाले दो फोर्स हैं, वो फोर्स कौन कौन से हैं? mg sin थीटा और म्यू mg cos थीटा। फोर्स को मास से डिवाइड कर दो तो एक्सेलरेशन आ जाएगा। तो मैंने मास से डिवाइड कर दिया, जगह बचाने के लिए m हटा दिया। अब ये फोर्स मास से डिवाइड हो गया है और मुझे मिल गया है एक्सेलरेशन। दरअसल एक्सेलरेशन ना होके ये रिटार्डेशन है, क्योंकि ये दोनों फोर्स मोशन को अपोज कर रहे हैं। तो ये क्या है बेटा शौर्य, एक्सेलरेशन या रिटार्डेशन? रिटार्डेशन। तो मेरे बेटा रिटार्डेशन चेक करते हैं, क्या निकाल लेंगे? जी को रख देना 9.8 या 10, जी को 9.8 या 10, थीटा 30 डिग्री, थीटा 30 डिग्री, म्यू 0.1, तो ए आ जाएगा। जैसे ही ए आ जाएगा, फाइनली आप फॉर्मूला लगा देंगे v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर माइनस 2as, क्योंकि रिटार्डेशन हुआ है, जिसमें v को रख देंगे आप 0, u को रख देंगे 10, a मैंने कैलकुलेट नहीं करा, जो भी आएगा आप रख दीजिएगा, s निकल जाएगा। क्या इतना हिंट काफी है? दोबारा बताना है, और रिकॉर्डिंग चल रही है, बाई चांस कोई एक आध छूट गया है तो वो आप ले लीजिएगा। मेरे बेटा नेक्स्ट में, अरे अभी तो इसमें एक और बैठा हुआ था, तुम थे भाई। इसे कहते हैं सबसे तेज नेटवर्क, यहां से निकल के क्लास में आ गया। मेरे बेटा क्वेश्चन नंबर 8 देखो बेटा, 8th क्वेश्चन में थोड़ा सा लेंदी है, टिपिकल नहीं है। लेंदी और टिपिकल में अंतर होता है। ये कह रहे हैं कि एक रफ इंक्लाइन प्लेन के ऊपर बॉडी को रखा गया, ठीक है बेटा, प्लेन की लेंथ है l, रेस्ट पर रखा गया। गौर से सुनना, एक बॉडी को इंक्लाइन प्लेन के टॉप पर रखा गया, h हाइट पर रखा गया है और छोड़ दिया। दिस हाइट इज h, लेंथ इज l, एंगल इज थीटा, छोड़ दिया। तो वो कह रहे हैं जब ये बॉटम पर पहुंचेगा तो इसकी फाइनल वेलोसिटी क्या होगी? वेरिएबल में क्वेश्चन है, और जब वेरिएबल में क्वेश्चन है तो हम वेरिएबल में ही आंसर दे पाएंगे। तो मुझे ढूंढना पड़ेगा, भाई सीधी बात है, u 0 है,
v निकालना है, a की कमी है, s12 है, एक बार बताओ u कितना है 0, v निकालना है, डिस्टेंस है l, तो a मिल जाए तो v u a और s का रिलेशन लग जाएगा। तो सिर्फ हमारे पास जो कमी है वो है एस a की। अब a निकालने के लिए मुझे फोर्स चाहिए, तो मेरे बेटा जब ये नीचे आ रहा है तो नीचे लाने वाला फोर्स है mg sin थीटा, वही इसे नीचे ला रहा है। इंक्लाइन प्लेन पर जब बॉडी फिसलती है तो नीचे लाने की कोशिश आदित्य कौन करता है? हाँ, कंपोनेंट ऑफ वेट mg sin थीटा। और रोकने की कोशिश कौन करता है? फ्रिक्शन। फ्रिक्शन इस बार म्यू mg cos थीटा मत लिखना, क्योंकि उन्होंने क्वेश्चन में दे रखा है कि फ्रिक्शन इज एफ। तो फ्रिक्शन को यदि एफ ना देते तो मैं म्यू mg cos थीटा लगा देता, बिल्कुल सही आता, लेकिन जब उन्होंने एफ बोला है तो हम भी एफ लिख देते। अब शुरू करा जाए मेरे बेटा, मैं फॉर्मूला लगा रहा हूं, नीचे लाने वाला फोर्स mg sin थीटा, रोकने वाला फोर्स फ्रिक्शन जिसे एफ कहा गया है, नीचे लाने वाला फोर्स mg sin थीटा, रोकने वाला फोर्स एफ। फोर्स को मास से डिवाइड कर दो तो आ जाएगा एक्सेलरेशन। ए आने के बाद इक्वेशन नंबर 1 v निकालना है, तो v स्क्वायर इज इक्वल टू 2s। अब जो समझदार है वो तो पूछेगा नहीं u स्क्वायर कहां गया, u क्या था आशुतोष बेटा? 0, तो वो लिखने की जरूरत ही नहीं। क्यों युवराज, गलत कह रहा हूं? u क्या था? 0। नींद वींद खुली हुई है सबकी? आज तो बहुत मन में कोसते हुए आ रहे होंगे, सुबह सुबह बुला लिया। नहीं, आज सॉल्यूशन निकालेंगे, क्योंकि कुछ बच्चों की ऑनलाइन क्लास ले रहे हैं स्कूल में सुबह, कुछ बच्चों को कुछ पढ़ाऊंगा मैं डेली। लेकिन ऐसा सॉल्यूशन होना चाहिए कि आपकी पढ़ाई भी ना छूटे और परेशानी भी ना हो। अभी जाने से पहले बता दूंगा मैं। तो मेरे बेटा v स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। अब जरा सॉल्व करवाओ। 2 a की वैल्यू mg sin थीटा माइनस f अपॉन m, और s की वैल्यू है, डिस्टेंस की वैल्यू है l। अब साइन थीटा मेरे बेटा, साइन थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन एल। साइन थीटा क्या होता है बेटा? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपनस h अपॉन एल। तो मेरे बेटा ये बन जाएगा अगले स्टेप में, ज्यादा घचर पचर नहीं, 2 अपॉन m एम जी एच अपॉन एल माइनस एफ इंटू एल को ब्रैकेट के अंदर ले जाओ तो L से L भी कट गया, तो मेरे पास आ गया है 2 अपॉन m mg h माइनस f। लेकिन ये तो v स्क्वायर है, तो v क्या होगा? अंडर रूट। यही आंसर, मुश्किल नहीं है, कंसेप्ट पकड़ में आ जाए बस। फ्रिक्शन के मामलों में दो बातों पे मेन ध्यान रखना है, हॉरिजेंटल पर म्यू mg, इंक्लाइन पर म्यू mg cos थीटा, मोशन के अपोजिट। और यदि कोई और स्पेशल कंडीशन आ जाए कि कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी फोर्सेज लग रहा है, तो फ्रिक्शन का वैल्यू लगानी है म्यू आर। अगला क्वेश्चन बेटा, क्वेश्चन नंबर 9। इन बच्चा पार्क जानते हो कहां है? न्यूमेरिकल में। इन चिल्ड्रन पार्क inclined plane is constructed at 45 डिग्री। एक इंक्लाइन प्लेन बनाया गया 45 डिग्री के एंगल पर। चलो जी, बना दिया। फाइंड द एक्सेलरेशन ऑफ चाइल्ड स्लाइडिंग ऑन इट। म्यू है 0.6। यदि म्यू 0.6 है तो बच्चे कितने एक्सेलरेशन से फिसलेंगे? मैं क्या बताऊं तुम्हें, बस एक्सेलरेशन निकालना है तो फोर्स ढूंढो। दो फोर्स हैं, एक नीचे लाने वाला, एक रोकने वाला। नीचे लाने वाला फोर्स है mg sin थीटा, और मोशन के अपोजिट है म्यू mg cos थीटा। तो मेरा नेट फोर्स हो जाएगा mg sin थीटा माइनस म्यू mg cos थीटा। फोर्स को मास से डिवाइड कर दो, देख मैंने m उड़ा दिया तो एक्सेलरेशन आ जाएगा। मैं नहीं समझता कि मुझे आगे सॉल्व करना चाहिए। g को 10 रख देना, एग्जाम में 9.8 रख देना, थीटा 45 रख देना और म्यू को 0.6 रख देना, आपका आंसर आपके पास होगा।
अगला क्वेश्चन बेटा, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 है, हॉरिजॉन्टल force of 98 न्यूटन is just to move a body of 45 किलोग्राम। एक बॉडी जिसका मास 45 केजी है, वो कह रहे हैं इसे चलाने के लिए, लैंग्वेज पढ़ो, फोर्स 98 न्यूटन इज जस्ट टू मूव, यानी 98 न्यूटन का फोर्स लगाएं, फोर्स 98 न्यूटन लगाएं तो बॉडी जस्ट चलना शुरू करती है। यानी कि इससे कम फोर्स लगाओगे तो बॉडी नहीं चलेगी, इससे ज्यादा लगाओगे तो चल जाएगी। अब यहां पर एक बात आती है कि हमें डेफिनेशंस पता है या नहीं। ये कह रहे हैं कि 98 न्यूटन से कम फोर्स लगाओगे तो बॉडी नहीं चलेगी, और 98 या उससे ज्यादा लगाओगे तो चलेगी। हमने पढ़ा है लिमिटिंग फ्रिक्शन से कम फोर्स लगाओगे तो बॉडी नहीं चलेगी, और लिमिटिंग फ्रिक्शन से बराबर या ज्यादा फोर्स लगाओगे तो चलेगी। यानी ये 98 न्यूटन और कुछ नहीं, टेक्निकल भाषा में लिमिटिंग फ्रिक्शन है। तुम्हें पढ़ाया है, याद है जब मैंने सिखाया था कि भाई लिमिटिंग फ्रिक्शन से कम, यदि किसी बॉडी को खिसकाना है तो लिमिटिंग फ्रिक्शन से ज्यादा फोर्स लगाना है। शायद फ्रिक्शन का पहला ही दिन था उस दिन। तो लिमिटिंग फ्रिक्शन से ज्यादा लगाओगे तो चलेगी, लिमिटिंग से कम लगाओगे नहीं चलेगी। और ये कह रहे हैं 98 न्यूटन या उससे ज्यादा लगाओगे तो चलेगी, उससे कम नहीं चलेगी। तो 98 न्यूटन दुनिया के लिए फोर्स है, मेरे लिए लिमिटिंग फ्रिक्शन है। तो ये है फोर्स नहीं फ्रिक्शन, वो भी लिमिटिंग वाला। फ्रिक्शन होता है म्यू एम जी, हॉरिजॉन्टल सरफेस है तो म्यू एम जी इज इक्वल टू 98। इसमें म्यू निकालना है क्या, क्वेश्चन देख लो। व्हाट इज द कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, म्यू निकालना है। तो मास को आप 45 रख दीजिए, जी को 10 रख दीजिए या 9.8, जो भी श्रद्धा हो, म्यू निकल जाएगा। जब म्यू आ जाएगा तो दूसरा पार्ट आता है, पहला पार्ट तो म्यू आ गया, दूसरा पार्ट है कि भाई एंगल ऑफ फ्रिक्शन क्या है। तो आज से ठीक 2 दिन पहले मैंने बैच में एंगल ऑफ फ्रिक्शन और एंगल ऑफ रिपोज बताए थे, जब मैंने कहा था अप्लाइड फोर्स और डेवलप्ड फोर्स, कॉन्टैक्ट फोर्स, दोनों का एक ही फॉर्मूला है, म्यू इज इक्वल टू tan थीटा। एंगल ऑफ रिपोज का भी, एंगल ऑफ फ्रिक्शन का भी। उस दिन मैंने एक बात और बोली थी, भले ही हंसी में बोली थी, कि इंग्लिश मीडियम में तो इन्हें एंगल ऑफ फ्रिक्शन और एंगल ऑफ रिपोज कहते हैं, हिंदी मीडियम में दोनों का एक ही नाम है, घर्षण कोण। याद आ गया होगा। तो ये भैया मेरे, ये हमारे चौकीदार साहब हैं। तो ये है एंगल ऑफ, तो बस आपको एंगल ऑफ फ्रिक्शन निकालना है। तो म्यू जब आ जाए तो म्यू कितना आएगा देख लूं, यदि दिया हो तो सीधे ही रख दो, 0.22 आएगा, 0.22। तो म्यू को tan थीटा रख देना। अब म्यू तो आ गया, 0.22 इज इक्वल टू tan थीटा। तो थीटा कितना हो जाएगा, थीटा हो जाएगा tan इनवर्स 0.22। अब इनवर्स में क्यों छोड़ा, क्योंकि हर एंगल की वैल्यू तो हमने याद नहीं कर रखी, या तो ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल से देखो और नहीं तो फिर इनवर्स में छोड़ो। इनवर्स में पूरे नंबर मिलते हैं, ऐसा नहीं कि वो काट दिया जाएगा। या तो ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल देंगे और नहीं तो ऐसे ही लिख के आना पड़ेगा। दुनिया में कोई भी नहीं कि सारी वैल्यू याद कर ले। मेरा बेटा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11 में ये कहते हैं कैलकुलेट पावर। देख पावर की एक बात बताऊं, पावर और कुछ नहीं, फोर्स और वेलोसिटी का प्रोडक्ट है। कैसे मेरे बेटा, अभी क्वेश्चन शुरू होने से पहले पावर का फॉर्मूला है वर्क अपॉन टाइम। क्या है पावर का फॉर्मूला, वर्क अपॉन टाइम। वर्क होता है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। यदि एक ही डायरेक्शन में काम कर रहे हो, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट, तो पावर का पुराना फॉर्मूला है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। और डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम क्या है, वेलोसिटी। तो पावर का फॉर्मूला है फोर्स इंटू वेलोसिटी। शर्त यह है कि फोर्स और वेलोसिटी एक ही डायरेक्शन में होने चाहिए, अलग डायरेक्शन में होंगे तो क्या आएगा बेटा, उसके लिए अगला चैप्टर है वर्क एनर्जी एंड पावर। मेरी इच्छा क्या है, क्यों मैं इस समय भी आप लोगों को पढ़ाने में लग रहा हूं, मेरी इच्छा यह है इस ड्यूरेशन में हम लॉज ऑफ मोशन कंप्लीट कर दें, जिससे कि नेक्स्ट वीक या जैसे ये खत्म होता है फिर हमारा वर्क एनर्जी के साथ एंट्री हो। इस बीच में कोई भी डाउट हो,
बेधड़क आप मेरे से वीडियो पुरानी प्लेलिस्ट मांगो, छुट्टियों का फायदा उठाओ, डाउट्स पूछने हैं तो मैं आता ही हूं, मेरे से पूछ लो, छोटा मोटा डाउट है व्हाट्सएप पे पूछ लो, लेकिन भैया टॉप करने की कोशिश करो। आराम मुझे भी पसंद है, घर पे सोना मुझे भी अच्छा लगता है, लेकिन तुम लोगों के लिए कुछ नहीं, सब बाद में है, पहले पढ़ाना है, बाकी सब बाद में है। तो पावर का फॉर्मूला एक बार बता दो, पावर इज इक्वल टू, लास्ट फाइनल बताओ बस, वो चाहिएगा, फोर्स इनटू वेलोसिटी। मेरे बेटा अगले क्वेश्चन में कहा 11th, कैलकुलेट पावर ऑफ ए इंजन विच कैन पुल द ट्रेन ऑफ 25,000 क्विंटल। एक ट्रेन का मास है 25,000 क्विंटल, क्विंटल जानते हो 100 kg क्विंटल। एक ट्रेन है 25,000 क्विंटल और उसकी वेलोसिटी है 10.8 किलोमीटर पर आवर, तो 5/18 मल्टीप्लाई कर दो तो मीटर पर सेकेंड। इस वेलोसिटी से इंक्लाइन प्लेन पर जा रही है। अब इन्होंने एक बात घुमा के कह दी, पहले भी एक बार आई थी, ट्रेन इज मूविंग अप द इंक्लाइन प्लेन हैविंग इंक्लिनेशन 1/100। अब यदि पुराना याद हो तो बोल सकते हो, साइन थीटा 1/100। इसके ऊपर मैंने 4-5 बार समझाया था अलग अलग तरीके से घुमा घुमा के। इंक्लिनेशन 1/100 का मतलब साइन थीटा 1/100। फिर से इंक्लिनेशन 1/100, इंक्लिनेशन 1/5। और क्यों, ये जानने के लिए 2 दिन पहले वाला वीडियो एक बार दोबारा देख लोगे तो पूरा क्लियर हो जाएगा। तो मेरे बेटा साइन थीटा दे रखा है 1/100। फ्रिक्शन कितना है देख, फ्रिक्शन कैसे घुमा के दिया सीधे देने की बजाय। फ्रिक्शन इज 2 न्यूटन पर क्विंटल। सीधे सीधे नहीं बताया, ना तो म्यू दिया ना कुछ दिया, सीधे उन्होंने कहा 2 न्यूटन पर क्विंटल। यानी 1 क्विंटल की चीज होती तो उस पर 2 न्यूटन का फ्रिक्शन होता। बिल्कुल सही। 1 क्विंटल की बॉडी होती तो उस पर कितना 2 न्यूटन का फ्रिक्शन होता। अब मेरी ट्रेन है 25,000 क्विंटल की, तो 50,000 न्यूटन का फ्रिक्शन लगेगा। तो भैया इन्होंने घुमा फिरा करके फ्रिक्शन दे दिया है 50,000 न्यूटन। ये ट्रेन, अच्छा अब ये जो ट्रेन जा रही है, ट्रेन जा रही है तो ट्रेन का इंजन फोर्स लगा रहा है ऊपर और नीचे की तरफ खींच रहा है एक तो mg साइन थीटा और फ्रिक्शन। मुझे बताओ जब ट्रेन ऊपर जा रही होगी, ट्रेन ऊपर जा रही होगी, एक तो ग्रेविटी का कंपोनेंट mg साइन थीटा इसे रोक रहा होगा, दूसरा ट्रेन ऊपर जा रही है तो फ्रिक्शन नीचे रोक। ये ट्रेन जा रही है कांस्टेंट वेलोसिटी से, ना इसकी वेलोसिटी राइज हो रही है ना रिड्यूस हो रही है। आप कहोगे कैसे? भैया उन्होंने कहा ट्रेन की वेलोसिटी 10.8 किलोमीटर पर आवर है। यदि वेलोसिटी बार बार बदल रही है तो मैं 10.8 बोल ही नहीं सकता, फिर तो एक्सेलरेशन देना पड़ेगा। मैं कहता हूं एक आदमी की सैलरी 50,000 रुपए महीना है, इसका मतलब वो बदल नहीं रही है, तब हर महीने 85,000 आएंगे। यदि उस किसी की सैलरी, जैसे दुकानदार होते हैं, कभी सेल ज्यादा हो गई कभी कम हो गई, सैलरी बदल गई, तो वो फिक्स तो नहीं बता सकता, वो अप्रॉक्स बोल देगा, परफेक्ट नहीं बोल सकता। तो परफेक्ट वेलोसिटी देने का मतलब है एक्सेलरेशन 0 है। तो मेरे बालक इक्वेशन बनवाओ, ऊपर खींचने एक्सेलरेशन है 0, ऊपर खींचने वाला फोर्स F, नीचे खींचने वाला mg साइन थीटा और नीचे खींचने वाला फ्रिक्शन। ऊपर पुल कर रहा है F, नीचे पुल कर रहे हैं mg साइन थीटा और फ्रिक्शन, तो नेट फोर्स हो गया F माइनस mg साइन थीटा माइनस फ्रिक्शन। लेकिन नेट फोर्स होता है मेरे बालक M में, A तो 0 है, A कितना है तो 0, तो राइट साइड तो 0 हो गई। अब मैं सॉल्व नहीं करूंगा, मैं सिर्फ पूछूंगा। फ्रिक्शन आपको नोन है 50,000 न्यूटन, साइन थीटा नोन है, कहीं पे लिखा होगा 1/100, जी नोन है, हाँ जी 10 या 9.8, मास नोन है, तो जवाब है बिल्कुल नोन है जी, मास 25,000 क्विंटल, लेकिन किलोग्राम में रखना, तो 25,000 इंटू 100 kg।
SI यूनिट, तो सारी वैल्यू रख के क्या निकल जाएगा, F। जब F आ जाएगा और वेलोसिटी दे ही रखी है, फोर्स मैंने निकाल लिया, वेलोसिटी उन्होंने दे रखी है, तो फोर्स और वेलोसिटी के प्रोडक्ट से पावर आ जाएगी, तो पावर इज इक्वल टू फोर्स इनटू वेलोसिटी। क्या कहते हो, समझ में आ गया? बॉडी ऊपर जा रही थी, कौन से फोर्स नीचे की तरफ लग रहे थे, एक तो, और दूसरा फ्रिक्शन। समझ में आ गया? अगला दीपांशी, समझ में आ गया? सौम्या, ये दोनों की जोड़ी में कंफ्यूज हो जाता हूँ कभी कभी, बाकी तो सब पक्के हो गए। वैसे अधिकतर दो दो की जोड़ियां हैं बालकों की, सौम्य और दीपांशी आते हैं, तुम तो अकेले आते हो। तुम्हारा फास्ट फ्रेंड कहाँ गया? युवराज के साथ आशुतोष का वो कॉम्बिनेशन है, एक ही है बेचारा अकेला चलता है, एकला चलो रे। चलो मेरे बेटा नेक्स्ट, शौर्य भी अकेला सही रहता है ज्यादातर। क्वेश्चन नंबर, हम पहुंच गए 12 में। देख बेटा 12th में कह रहे हैं a mass of 100 kg is resting on the rough inclined plane। एक रफ इंक्लाइन प्लेन पर 100 kg का मास रेस्ट कर रहा है, रुका हुआ है, थीटा 30 डिग्री है, कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन 1/√3 है। अब सुनो, फाइंड ग्रेटेस्ट एंड लीस्ट फोर्स एक्टिंग पैरेलल टू द प्लेन इन बोथ केसेस जस्ट टू मास इन इक्विलिब्रियम। कितना कम से कम फोर्स लगाएं और कितना ज्यादा से ज्यादा फोर्स लगाएं कि बॉडी इक्विलिब्रियम में यानी रेस्ट पर रहे। इस समय मेरी बॉडी रखी हुई है, कितना मिनिमम फोर्स लगाएं कि बॉडी रेस्ट पर रहे। देख एक बात बता, जब वो खुद कह रहे हैं कि ये रखी हुई है, तो कितना कम से कम फोर्स लगाएं ये रुकी रहे? 0 लगा दो, तुम कुछ नहीं लगाओगे, ये रुकी रहेगी। 0 से कम क्या होगा? तो मिनिमम का तो आंसर आ गया। अब वो कह रहे हैं मैक्सिमम कितना फोर्स लगाएं कि बॉडी रुकी रहे। देख भाई, जब आप ऊपर खींचोगे तो नीचे की तरफ एक तो mg sin थीटा काम करेगा और दूसरा फ्रिक्शन काम करेगा। अब मुझे मैक्सिमम फोर्स लगाना है, तो मैंने फोर्स को थोड़ा बढ़ा दिया, कोई बात नहीं जी, फ्रिक्शन थोड़ा बढ़ गया। मैंने फोर्स को और बढ़ा दिया, फ्रिक्शन और बढ़ गया और लिमिटिंग हो गया। अब मत बढ़ा देना, क्योंकि और बढ़ाओगे तो लिमिटिंग से ज्यादा बढ़ेगा नहीं और ये चल पड़ेगी, और मुझे चलाना नहीं है। तो इसका मतलब मैं भाई मैक्सिमम फोर्स बस इतना लगाऊंगा कि फ्रिक्शन लिमिटिंग हो जाए। मैक्सिमम कितना फोर्स लगाऊंगा कि फ्रिक्शन लिमिटिंग हो जाए। मिनिमम तो मैंने पहले ही बता दिया, हम लगाएंगे ही नहीं फोर्स, बॉडी रखी हुई है तो रुकी रहेगी, और यदि रुकी रहेगी तो भैया लिमिटिंग, अब मैक्सिमम ही ढूंढना है, और मैक्सिमम ढूंढना है तो भैया लिमिटिंग फ्रिक्शन काम करेगा। कई बच्चे कहते हैं सर ऊपर ही क्यों लगाया फोर्स? देख मैक्सिमम फोर्स कहा है इन्होंने, एक बॉडी इंक्लाइन प्लेन पे रखी है, मैं फोर्स नीचे भी तो लगा सकता था और मैं ऊपर भी लगा सकता था, मैंने ऊपर लगाया। आप ये बताओ, नीचे खींचना आसान होता है या ऊपर खींचना आसान होता है? इंक्लाइन प्लेन पर किस स्थिति में, किस कंडीशन में ज्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा, ऊपर खींचने के लिए या नीचे खींचने के लिए? तब मैक्सिमम ढूंढना है तो मैं तो ऊपर ही खींचूंगा। मैं कह रहा हूं सबसे ज्यादा ताकत लगा के इसे खींचो किसी भी चीज को, तो भैया ऊपर ही खींचोगे तभी सबसे ज्यादा फोर्स लगेगा। तो मैक्सिमम के लिए ऊपर लगाना फोर्स, नीचे नहीं। तो भाई अब तो एक क्वेश्चन बता दो भाई, आप यदि इसे ऊपर खींच के ले जाना चाह रहे हो तो आपका फोर्स कम से कम इन दोनों के सम के बराबर तो होना चाहिए, mg sin थीटा प्लस म्यू mg cos थीटा। लिमिटिंग फ्रिक्शन की वैल्यू रख दी म्यू mg cos थीटा। अब वैल्यूज आप रख दीजिएगा, आंसर आ जाएगा। कई बच्चे कहते हैं इक्वल। मेरे बेटा देख, कई लोगों को ये डाउट है, मैंने पहले भी क्लियर किया था कि आगे और पीछे के फोर्स बराबर हो जाएं तो बॉडी चल नहीं सकती।
जबकि होता क्या है, जब आगे और पीछे के फोर्स बराबर हों तो नेट फोर्स जीरो होता है। नेट फोर्स जीरो का मतलब एक्सेलरेशन जीरो, फोर्स जीरो का मतलब एक्सेलरेशन जीरो। क्या एक्सेलरेशन जीरो का मतलब सिर्फ रेस्ट है? एक्सेलरेशन जीरो का मतलब कांस्टेंट वेलोसिटी नहीं है। तो जीरो फोर्स होने का मतलब ये नहीं होता कि बॉडी रेस्ट पे ही रहेगी। जीरो का मतलब ये है कि एक्सेलरेशन जीरो रहेगा। अब एक्सेलरेशन जीरो में कांस्टेंट वेलोसिटी से भी चलती है। नहीं समझ में आ गया? आ गया? ठीक है जी। तो ये आपका अगला क्वेश्चन हुआ। मेरे बेटा नेक्स्ट वैल्यूज आप रख देना। एम थीटा और म्यू पता है, एम थीटा और म्यू पता है, जी हमें मालूम ही है, हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14, अ बॉल ऑफ मास 0.1 kg, एक बॉल है 0.1 kg, उसे 30 सेंटीमीटर लॉन्ग स्ट्रिंग में बांधा गया है, यानी 0.3 मीटर लॉन्ग स्ट्रिंग में बांधा गया है। बॉल को हॉरिजेंटल सर्किल में घुमाया गया, रेडियस 15 सेंटीमीटर यानी 0.15 मीटर। देख, एक डोरी से स्टोन बांधा। कई बच्चे कहते हैं यदि आप डोरी से स्टोन को बांध के घुमाओगे तो जो डोरी की लेंथ है वो रेडियस बनेगी। लगता तो ऐसे ही है, नहीं लगता कि डोरी की लेंथ रेडियस बनेगी? लेकिन यहाँ लेंथ तो है 30 सेंटीमीटर और रेडियस है 15 सेंटीमीटर। कैन यू गिव मी सम सजेशन कि ये कैसे घूम रहा है? तो जवाब है लाइक कोनिकल पेंडुलम। हाथ में डोरी, डोरी में स्टोन और ऐसे घुमा रहा हूं। अब यदि ऐसे घुमा रहा हूं तो डोरी की लेंथ अलग है और जो ये नीचे सर्किल बन रहा है उस सर्किल की रेडियस अलग है। नहीं आया ना? हाँ, ये देखो घूमने भी लगा। गुड। तो ऐसे में डोरी की लेंथ और सर्किल की रेडियस, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। यदि डोरी टूट जाए या हाथ से छूट जाए तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स उसे बाहर लेके चला जाता है। एग्जाम्पल के साथ प्रूफ कर दिया। तो मेरे बेटा ये घूमने लग रहा है इस तरह से, लाइक दिस। ये है डोरी की लेंथ, यहां की बजाय यहां लिख दूं। ये है स्ट्रिंग की लेंथ और ये है सर्किल की रेडियस। थीटा, भाई लेंथ दी है 30 सेंटीमीटर, रेडियस दी है 15 सेंटीमीटर, तो साइन थीटा होगा 15/30 हाफ। तो थीटा 30 डिग्री हो जाएगा। देखो ओवरऑली काम हो गया। अब जरा मुझे बताओ वो पूछ क्या रहे हैं? भाई वो पूछ रहे हैं एंगुलर स्पीड ऑफ द बॉल बताओ, ओमेगा बताना है। देख बेटा, जब ये बॉडी घूमती है तो इस पे कौन कौन से फोर्स काम करते हैं? एक तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स mv²/r, पुराना भूले ना हो, काइनेमेटिक्स के एंड में ही करा दिया था मैंने सेंट्रीपिटल और सेंट्रीफ्यूगल। पहला फोर्स mv²/r, दूसरा फोर्स mg, तीसरा डोरी में टेंशन। तीन ही फोर्स हैं। पेंडुलम को, बॉब को वेट खींच रहा होगा नीचे, सेंट्रीफ्यूगल अवे फ्रॉम द सेंटर ऑफ सर्किल, सर्किल का सेंटर तो ये है, तो सेंटर ऑफ सर्किल से अवे। और टेंशन, टेंशन के दो कंपोनेंट करेंगे। देखिए ये थीटा, तो ये भी थीटा ऑल्टरनेट एंगल 30 डिग्री है, बाद में अभी थीटा ही लिख रहा हूं। 30 मैंने पहले ही प्रूफ कर दिया, ये दोनों बराबर हैं तो ये भी 30 है, मैंने जान के थीटा लिखा है। अब टी के दो कंपोनेंट हो गए, एक यहाँ एक यहाँ। ये है टी कॉस थीटा, ये है टी साइन थीटा। कौन कौन से? टी कॉस थीटा। अच्छा, यदि आप चाहते हो कि बॉडी बैलेंस में रहे तो लेफ्ट वाला फोर्स राइट वाले के बराबर होना चाहिए, ऊपर वाला नीचे वाले के बराबर। क्योंकि यदि लेफ्ट वाला बड़ा हो गया तो बॉडी लेफ्ट आ जाएगी, सर्किल की रेडियस कम हो जाएगी, लेकिन वो तो कह रहे हैं 15 से कम नहीं हो रही। राइट वाला बड़ा हो गया तो रेडियस 15 से ज्यादा, मतलब समझदार को इशारा काफी, ये दोनों बराबर होते हैं। तो जरा देख करके बता दो, मैं नहीं बताऊंगा कि टी साइन थीटा mv²/r के इक्वल है। आप बोलोगे, बोलो टी साइन थीटा किसके इक्वल? वेरी गुड, बहुत बढ़िया ऑब्जर्वेशन। और टी कॉस थीटा किसके इक्वल? माँ जी, दोनों को डिवाइड कर दो। डिवाइड करोगे तो टेन थीटा इज इक्वल टू v²/r जी। जस्ट टेल मी क्या क्या नोन है। थीटा 30 डिग्री, आर
0.15 मीटर, जी 9.8 या 10, v निकल जाएगा। पहले तो आप v निकालना, जब v आ जाए, जब v आ जाए तो फॉर्मूला लगा देना, v इज इक्वल टू आर ओमेगा। ये लीनियर वेलोसिटी और ये एंगुलर वेलोसिटी में रिलेशन है। v आप यहां से पुट करोगे, r रेडियस है वो हमें गिवन है, ओमेगा निकल जाएगा। अब आप कहोगे ये कैसे आया, तो बेटा मैं एक बात याद दिलाऊं, काइनेमेटिक्स का है इसलिए याद दिला रहा हूं, काइनेमेटिक्स के टाइम पढ़ाया था। तुम्हें याद है जब लीनियर और रोटेशन का कंपैरिजन हुआ था एक बार, किस किस का, लीनियर और रोटेशन का। लीनियर वेलोसिटी होती है s अपॉन टी, पुराना फॉर्मूला ज्यादा समय नहीं लगा, और एंगुलर वेलोसिटी होती है थीटा अपॉन टी। कुछ याद आया, क्लिक सा हुआ? नहीं हुआ तो अब आज वीडियो मांग लेना, वो पूरी बनी हुई है, अलग से भेज दूंगा। एक बार बताओ, v इज इक्वल टू, फिर से देख के ही बोल दो, v इज इक्वल टू, इसके ऊपर तो मैं समय नहीं लगा रहा, ओमेगा इज इक्वल टू थीटा। क्या है, जब कोई बॉडी घूमती है तो थीटा को बोलते हैं एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। समझ में आ गया? थीटा को क्या बोलते हैं बेटा? अब जरा मुझे बताओ ओमेगा क्या है। ओमेगा होता है, नॉर्मल वेलोसिटी होती है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, ओमेगा है एंगुलर वेलोसिटी, तो ये होती है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। साधारण वेलोसिटी है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, एंगुलर वेलोसिटी है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, और एंगुलर डिस्प्लेसमेंट तो थीटा है, तो थीटा अपॉन टी। तो देख करके बेटा दोनों फॉर्मूले बता दो, v इज इक्वल टू और ओमेगा इज इक्वल टू। अब वो v इज इक्वल टू आर ओमेगा कैसे आया? एक बॉडी सर्किल में घूम रही है, s डिस्टेंस चली और थीटा एंगल घूम गई। डिस्टेंस कितना चली? s, एंगल कितना घूम गई? थीटा। डिस्टेंस है s, एंगल है थीटा। तो मेरे बेटा एंगल इज इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस, तो थीटा इज इक्वल टू s अपॉन आर, एंगल इज इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस। तो मेरे बेटा इसे लिख सकते हैं s इज इक्वल टू आर थीटा, दोनों तरफ t से डिवाइड कर दो, तो s अपॉन टी इज इक्वल टू आर थीटा अपॉन टी। बाद में डिफरेंशियल में भी बता दूंगा। s अपॉन टी तो है v, और थीटा अपॉन टी है ओमेगा। तो ऐसे आ जाता है फॉर्मूला v इज इक्वल टू आर ओमेगा। तो यही फॉर्मूला यहां लगाना है। खैर ये प्रूफ तो देना नहीं था। जब v आ जाए तो उसके बाद फॉर्मूला लगा देना, v इज इक्वल टू आर ओमेगा, उसमें v रख देना, r रख देना और ओमेगा निकाल लेना, वही आपका आंसर होगा। बस ओमेगा की यूनिट होती है रेडियन पर सेकेंड, v की यूनिट होती है मीटर पर सेकेंड, ओमेगा की यूनिट होती है रेडियन पर सेकेंड, तो वो रेडियन पर सेकेंड में निकलेगा। अब आप इसका फोटो लीजिए, मैं इतने पॉज कर रहा हूं। बेटा क्वेश्चन अभी कौन सा हुआ था, ये वाला हमारा 14। बेटा क्वेश्चन नंबर 15, रुक जाओ, इससे पहले मैं ना तुम्हें रोटेशन और लीनियर मोशन का कंपैरिजन एक बार रिकॉल करवा देता हूं, क्योंकि नहीं तो फिर आपको दिक्कत बार बार आती रहेगी। अब कई क्वेश्चंस में रोटेशन आ रहे हैं। मेरे बेटा पॉइंट टू रिमेंबर, इसे रिकॉर्डिंग तो यहां बंद ही कर दूं क्योंकि ये ऑलरेडी बना हुआ है।